नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड में अब तक कितने अग्निकांड हुए हैं और इनमें कितना नुकसान हुआ है, इसका खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है। दरअसल काशीपुर के अधिवक्ता नदीमुद्दीन ने एक आरटीआई के तहत उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से साल 2001 से लेकर 2022 तक हुई जो अग्निकांड की घटनाएं हैं और उनमें कितना राजस्व का नुकसान हुआ है, इसकी सूचना मांगी थी। और आरटीआई का जवाब देते हुए लोक सूचना अधिकारी और उप निदेशक तकनीकी अग्निशमन एवं आपात सेवा ने जानकारी दी कि 2001 से लेकर अभी तक यानी कि 22 वर्षों के दौरान एक वर्ष में सबसे ज़्यादा 3,314 अग्निकांड हुए हैं, वो भी सिर्फ 2012 में, जिसमें करीब 53 करोड़ की संपत्ति बचाई गई है। 2016 की बात की जाए तो 2,876 अग्निकांड में एक साल में सबसे ज़्यादा 57 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसके अलावा ये जानकारी भी दी गई है कि अग्निशमन विभाग ने 22 वर्षों में 2,626 करोड़ की संपत्ति जो है जलने से बचाई है। तो वहीं कुल मिलाकर इन 22 सालों में प्रदेश में 37,254 अग्निकांड में 545 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर राख हुई है। इतना नुकसान राजस्व का इस प्रदेश को हुआ है। तो ये जानकारी जो है एक आरटीआई के माध्यम से मांगी गई थी, क्योंकि वनाग्नि की घटनाएं जो हैं आम हो चली हैं, चाहे वो कॉमर्शियल जगहों पर हो या फिर घरों में हो। आजकल अग्निकांड बहुत होते रहते हैं और ख़ास तौर पर इसमें सवालिया निशान और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो अग्निशमन विभाग की होती। कई बार ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि अग्निशमन विभाग की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है। आग लगने की वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान होता है और ऐसे में सवालिया निशान अग्निशमन विभाग पर उठना लाजमी है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है और बड़ा नुकसान होने से बचाया गया है। तो दोनों ही पहलू इसके सामने आए हैं। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि जो अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं इन 22 वर्षों में, माफ़ कीजिएगा, कितनी नुकसान उसमें हुई है और कितनी संपत्तियों को बचाया जा चुका है। ये पूरा ब्यौरा आरटीआई में दिया गया है। हमारे मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। फिलहाल संदीप चमोली जो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा नदीमुद्दीन जो एडवोकेट हैं जिन्होंने ये आरटीआई फाइल की है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और कुंवर जपिंदर बीजेपी प्रवक्ता भी लाइव हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल आपके पास आऊंगी संदीप चमोली जी। ये जो आरटीआई के तहत खुलासा किया गया है, 22 वर्षों में इतने अग्निकांड हुए हैं जिसमें करोड़ों का नुकसान, 545 करोड़ का नुकसान हुआ है, आपका क्या मत है इस पर? दिव्यदर्शनी, जो इस सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये अधिनियम सही में आज के समय में जानकारी के लिए सबसे अच्छा, मजबूत और बहुत ही, जिसे कह सकते हैं प्रामाणिकता का वाला एक जो हथियार बन रहा है, ये सूचना का अधिकार है। इस अधिकार से जो माननीय अधिवक्ता महोदय ने ये सूचना मांगी है, जो बड़ी हैरान करने वाली है। ये मात्र पुलिस मुख्यालय से मांगी हुई सूचना है, जिसमें बताया गया कि 545 के आसपास, करोड़ के आसपास जो है, ये आम जनमानस की जो निजता ही है कि अगर हानि हुई है तो निजी संपत्ति की हुई होगी। जो ज़्यादातर जो आगें लगती हैं बाज़ारों में, कॉमर्शियल जगहों में या घरों में भी, लेकिन ज़्यादा नुकसान तो फैक्ट्रियों में होता है। तो निश्चित ही ये उत्तराखंड के आम जनमानस का नुकसान हुआ होगा। तो ये आंकड़ा बड़ा डराने वाला आंकड़ा है। लेकिन दिव्यदर्शनी, इसके साथ साथ हमें वर्तमान समय में हमारे प्रदेश में, क्योंकि हमारा प्रदेश कहीं ना कहीं 60-70% तक हमारा जो भूभाग है वो वनों से घिरा हुआ है। हम पूरे भारतवर्ष में ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। हम इस देश को जो हृदय की धड़कन है, प्राण देने का काम करते हैं। और निश्चितता ही हमारा अधिकांश भूभाग जो है वनों से ढका हुआ है। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे, जितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर वनों को लेके है, उतनी संजीदा वनों को लेकर यहाँ की सरकारें नहीं हैं। वर्तमान स्थिति आप देखेंगे तो अभी हफ्ते से 10 दिन पहले के आसपास पहाड़ों में प्रत्येक जगह जंगल दहक रहे थे, जंगल जलने का काम हो रहा था। अगर
जंगलों का आंकड़ा जुटा सकें, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष की तो संपत्ति नहीं होती, वो संपत्ति तो सरकार की होती है। लेकिन उस अग्नि से कितना नुकसान होता है। हमारे पहाड़ में आज भी लोग घास पे चारा पशुपालन जो है जंगलों से लाते हैं, वो जलता है, कई पशु पक्षी मरते हैं, अन्य अन्य तरह के नुकसान होते हैं, जंगल पेड़ जलते हैं। तो दिव्यदर्शिनी कहीं ना कहीं सरकार पे जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, 70% भूभाग हमारा वनों से ढका हुआ है, तो हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हमें अग्नि, खासकर अग्नि जैसी चीज़ों के लिए हमें और सुसज्जित और अच्छा और मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल चमोली जी, यहाँ पर जो आरटीआई मांगी गई थी उसमें सबसे ज़्यादा सवालिया निशान जो उठता है वो उठता है अग्निशमन विभाग पर। जो सवाल पूछे गए थे वो अग्निशमन विभाग को लेकर पूछे गए थे, और ऐसे में हमने देखा है कई आरोप लगाए जाते हैं कि समय पर गाड़ियां नहीं पहुंचती है, उनके पास गाड़ियां होती है तो उसमें पानी का उतनी आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से घटनाएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? दिव्यदर्शिनी, जो अग्निशमन जो एक विभाग होता है, ये हमारे प्रदेश में भी अग्निशमन का जो विभाग है वो उसका अगर आप ढांचा पूरा देखेंगे तो उस ढांचे में ही पूरा दोष है। वो जो ढांचा, अग्निशमन का ढांचा है, उस ढांचे को हमें सबसे पहले अग्निशमन, पुलिस, पीएससी, इनका अगर आप पूरा ढांचा देखेंगे तो इसमें जो विभाग का मुखिया होता है वो एक होता है। अब आप समझिए कि जो लोकल इंटेलिजेंस पुलिस है, हमारी थाने चौकियों की पुलिस है, हमारी फायर की पुलिस है, हमारी पीएससी, इन सब का जो मुख्यालय है उसके डीजीपी महोदय एक है। तो आप निश्चित ही समझ सकते हैं इतने बड़े महत्वपूर्ण विभाग का ढांचा आज तक अलग न किया जाना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपको पूरे विभाग को एक नया मुखिया, क्योंकि नया मुखिया अगर उस विभाग को आप देने का काम करेंगे तो मात्र वो जो मुखिया है वो उसी विभाग को और कितना सुदृढ़ और मजबूत किया जाए, दिव्यदर्शिनी उस पर देने का काम करेगा। तो सरकार को आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी अग्निकांड होते हैं, अगर वो कांड वहाँ सड़कें जाने का रास्ता हो, चौड़ी सड़कें हो, जाने का मार्ग हो, तो ठीक है, आप गाड़ी के व्यवस्थाएं शुरू से उचित स्थान पर पहुंचाएं तो आग बुझ सकती है। लेकिन अभी भी सरकार को, अग्निशमन विभाग को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। जो सटी हुई जगह हैं, जो गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं जहां गाड़ी नहीं जा सकती है, वहां जो छोटे वाहन जिनसे आग को बुझाया जाता है उनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। जी ठीक है। संदीप चमोली आऊंगे आपके पास। हमारे साथ नदीमुद्दीन एडवोकेट जो हैं वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में और इस चर्चा में। धन्यवाद। नदीमुद्दीन जी, आपने आरटीआई फाइल की थी और अग्निशमन को लेकर यहाँ पर जानकारियां मांगी थी। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कितने प्रश्न आपने उसमें पूछे थे जिसके जवाब आपको मिले हैं, और क्या आप उस आरटीआई से संतुष्ट हैं? जी, इसमें हमने जो पुलिस विभाग के अंतर्गत अग्निशमन विभाग आता है उससे पूछा था कि कितनी जो है 2001 से उत्तराखंड गठन के बाद से कितने अग्निकांड हुए हैं और कितना नुकसान हुआ है उसमें। तो उन्होंने जो जानकारी दी उसमें 2001 से 2022 तक की 22 वर्ष की, तो उसमें 37,254 अग्निकांड हुए और 545 करोड़ 61,34,381 रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसमें किस तरीके की अग्निकांड का जिक्र यहाँ पर किया गया है, क्योंकि डिटेल वाइज आपको इन्फॉर्मेशन मिली है? जिसे अग्निशमन विभाग जो है आग बुझाता है, इसमें वनाग्नि का नहीं है। ठीक है, आपके पास आऊंगी बाद में। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र जी, बीजेपी प्रवक्ता, भी लाइव जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कहेंगे, जो आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई है अग्निशमन विभाग की कार्रवाई को लेकर, जो अग्निकांड इस प्रदेश में पिछले 22 सालों में हुए हैं और जो अब उस पर कार्रवाई हुई है, कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अग्निशमन विभाग में थोड़ा सा चेंज लाने की आवश्यकता है, ये महसूस सरकार ने भी किया है। अब क्योंकि उत्तराखंड एक हमारा पर्वतीय राज्य है और यहाँ दुविधा ये हो जाती है कि मैदानी क्षेत्रों में अग्निशमन विभाग पूरी तरह से त्वरित कार्यवाही करते हुए तुरंत कंट्रोल कर लेता है,
और पर्वतीय क्षेत्रों में इसलिए ये संभव नहीं हो पा सकता भौगोलिक स्थितियों के अनुसार, क्योंकि जंगल में आग लगी है, कहीं जंगल में आग अमूमन देखा जाए तो पहाड़ के ऊपर की चोटी से नीचे की तरफ फैलती है और धीरे धीरे धीरे, और ये गर्मियों में ये घटनाएं ज्यादा होती हैं। अब पहाड़ में अग्निशमन विभाग क्या क्या करेगा, क्योंकि अगर जहां सड़क के किनारे जहां तक गाड़ियां जाने की सुविधा है वहां तक काम हो जाता है और बड़े साधन हैं, लेकिन पर्वतीय भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, और ये दुविधाजनक स्थिति केवल उत्तराखंड के साथ ही नहीं है, प्रत्येक पर्वतीय राज्य के साथ है। और ठीक है, इसके कुंवर विपरीत जपिंदर जी, माफ मैदानी कीजिएगा, जिलों आपके में पास आऊंगी, आपको रोकना चाहूंगी। राजेंद्र सिंह खाती जी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी धन्यवाद। सर, अभी अगर बात करें अग्निशमन विभाग की इस प्रदेश में, क्या स्थिति है सर? क्या आप लोगों के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं? अगर कहीं पर आग लगती है, कितना रिस्पांस टाइम आप लोगों का होता है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो फायर स्टेशनों का जो स्वीकृत नियंत्रण है वो काफी पुराना है। अभी शासन ने रिसेंटली अभी कुछ उसमें संशोधन किया है, जैसे तहसील स्तर पे भी फायर स्टेशन बनेंगे, और ये जो देहरादून का जो फायर स्टेशन है ये जिला स्तर का फायर स्टेशन है, जबकि यहाँ पे अभी राजधानी घोषित राजधानी है। राजधानी के हिसाब से यहाँ पे फायर स्टेशन की व्यवस्था अभी नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से यदि नए जो शासनादेश निकला है उसके आधार पे काफी फायर स्टेशन देहरादून में ही खुलेंगे, खुलने चाहिए, और जिससे कि हमारा रिस्पांस टाइम भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे यातायात में भी ट्रैफिक का काफी प्रेशर रहता है, जिससे समय से जो है थोड़ा विलम्ब हो जाता है घटनास्थल में पहुंचने के लिए। खाती जी, आपने कहा हर तहसील लेवल पर भी एक फायर स्टेशन होगा। आप कितने स्टेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फायर स्टेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे प्रदेश में? प्रदेश की बात करेंगे तो वही, अभी इसमें तो शासन का भी वो आया है, इसमें शासन को फिर वो प्रस्ताव भेजा जाएगा हमारे मुख्यालय स्तर से या जिला स्तर से शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा, फिर शासन से जो मंजूरी आएगी उसके आधार पे फायर स्टेशन, फायर यूनिट इस तरह से नए बनाए जाएंगे, जिनमें स्वीकृत नियंत्रण के आधार पे मैन पावर की भी बढ़ोतरी होगी और इक्विपमेंटों और वाहनों की भी बढ़ोतरी होगी। अभी तक तो हमारे पास कुछ नए वाहन और इक्विपमेंट भी काफी खरीदे गए हैं, और अभी जो भर्ती हमारी चल रही है फायर सर्विस की वो भी फाइनल हो चुका है। अब उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो ट्रेनिंग के बाद वो जब जनपदों में उनकी नियुक्ति होगी तो निश्चित रूप से जो है थोड़ा प्रेशर कम रहेगा और अग्निशमन कार्य करने में आसानी होगी। बिल्कुल सर, एक और चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, इस वक्त आपके सामने चुनौती क्या बनी हुई है? आपने कहा अभी आपको नए इक्विपमेंट मिली हैं, कुछ नई गाड़ियां मिली हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है, भर्ती भी हो रही है, लेकिन अभी मेजर चुनौती आप लोगों के सामने क्या है? क्योंकि गर्मी का सीजन है, अग्निकांड ज़्यादा होते हैं ऐसे में। मेजर चुनौती तो यही है कि केवल एक फायर स्टेशन देहरादून में है, और देहरादून शहर जो है काफी मतलब उसका क्षेत्रफल काफी ज्यादा है। इस वजह से कहीं दूर दराज क्षेत्रों में अगर कहीं गर्मियों के सीजन में कहीं प्लॉट में जंगल में आग लगती है तो रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है उससे। हालांकि फॉरेस्ट फायर का तो जहां तक फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है कि भाई फॉरेस्ट वाले उसके लिए काफी तैयारी भी करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, लेकिन उसमें ऐसा है कि जो आबादी क्षेत्र के आसपास कहीं झाड़ियों में जंगलों में आग लग रही तो हम लोग जाते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं और फायर टेंडर से हम लोग फायर फाइटिंग करते हैं। ये 112 पे हमें सूचना मिलती है पुलिस कंट्रोल रूम से, तो उसी सूचना के पे जो है तत्काल रिस्पॉन्स किया जाता है। बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ। कुंवर जपिंदर जी प्लीज अपनी बात पूरी करें, उसके बाद आगे मेहमान पे। देखिए, आपने बीच में खाती जी से बात शुरू कर दी और वही तथ्य निकल के आया जो सरकार ने निर्णय लिया है और जिस तरह से मैदानी जनपदों में सुधार किए जाने हैं, लेकिन यहाँ विषय है वन संपदा का। तो वन संपदा के विषय में निश्चित तौर पर जहाँ तक गाड़ियों की पहुंच है, जहाँ तक एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन है इसमें वन संपदा का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इसमें जो अग्निकांड पूरे प्रदेश में हुए हैं वनों को छोड़कर, उसका जिक्र यहाँ पर, उसकी डिटेल्स मांगी गई हैं।
आरटीआई के माध्यम से। वो आरटीआई में, वो तो ये आरटीआई में मांगे गए हैं, लेकिन जी। जो विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है और उस नुकसान के ऊपर उस नुकसान के कारण भी सामने है। हर जगह किस तरह से आग लगती है, उस आग पे जल्दी से जल्दी काबू पाया जाता है। विभाग पूरी तत्परता से काम करता है। जितने विभाग के पास साधन है, उन साधनों का पूरा उपयोग विभाग करता है। और जहां जो बढ़ाए जाने हैं, केंद्र बढ़ाए जाने हैं, सेंटर बढ़ाए जाने हैं, इक्विपमेंट, गाड़ियां, तो उस पे निश्चित तौर पर सरकार निर्णय ले चुकी है। तो लगता है टेक्निकल एरर की वजह से यहाँ पर कनेक्शन टूट रहा है। आपके पास आऊँगी। चमोली जी, यहाँ पर आपने बात सुनी है। हमारे साथ मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी जुड़े थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। हमारी जो इक्विपमेंट हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास अभी भी यूज़ कर रहे हैं। जो है रिसोर्सेज कम है, लिमिटेड है, उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको कहाँ लगता है चुनौती? दिव्यदर्शनी, जिस बात को मैं अपने पहले वक्तव्य में बोल गया हूँ, उस बात को मिस्टर खाती ने भी एग्री किया है। कहीं ना कहीं अग्निशमन जो विभाग है उसका ढांचा अब और सुदृढ़ और मजबूत करने की आवश्यकता लगता है, जनसंख्या को देखते हुए महसूस होने लगी है। आप जनपद देहरादून में जो हमारी प्रिंस चौक के पास जो मात्र एक जो स्टेशन है, फायर स्टेशन जिसे कह सकते हैं, अब आप समझिए कि अगर आज के वर्तमान समय में अगर जोगीवाला में कोई अग्निकांड हो जाता है, किसी दुकान में या किसी स्टोर में कहीं आग लग जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि देहरादून का यातायात कितना कंजेस्टेड है, कितने लंबे समय में जो रिस्पॉन्स है वहाँ जो आग को मिलेगा और कितनी मुश्किलें होंगी और तब तक न जाने कितना नुकसान हो चुका होगा। क्योंकि जो बड़ी आग होती है, जो गोदामों की आग होती है या कहीं स्टोरों की आग होती है, घरों की आग होती है, वो बहुत तेजी से फैलती है। तो इसको बुझाने के लिए अगर उसके आसपास ही सब स्टेशन होगा, उसके आसपास ही स्टेशन होगा, तो दिव्यदर्शी निश्चितता ही हम और जान माल के नुकसान को कम कर सकते हैं। और निश्चितता ही जो हमारे फायर फाइटर हैं, ये बहुत ही साहसिक और बहुत ही ताकतवर जो कहेंगे और अपनी जान को जोखिम में डालने का काम करते हैं। निश्चितता ही इसके लिए तो दिव्यदर्शनी ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जब आग लगती है तो हर आम आदमी, हम आप सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो लोगों का जीवन बचाने के लिए, लोगों की संपदा बचाने के लिए आते हैं। तो निश्चितता ही ये लोग इस बात के बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो अग्निशमन जो विभाग है, इस विभाग का जो ढांचा है, इस ढांचे में बदलाव की आवश्यकता इस राज्य को तो खासकर है। क्योंकि स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि जो वन अग्नि की आग है उसको तो ये बुझाते हैं वन विभाग वाले, उनका फायर स्टेशन का अपना सिस्टम होता है, लेकिन जो जंगलों जो सटी हुई जगह है वहाँ इनकी जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि जान माल का जो नुकसान है और नुकसान ना हो, या आग शहरों तक ना आए, या आग घरों में ना घुसे, तो फिर उसकी जिम्मेदारी इन लोगों की बनती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इनको जिम्मेदारी देने का काम कर रहे हैं तो हमें इन्हें सुदृढ़ करना पड़ेगा। और आज के समय में किस प्रकार आग से लड़ा जाएगा, पुराने इक्विपमेंटों से, पुराने संसाधनों से। और मैं जो बात को पहली बार से कह रहा हूं कि इनके विभाग का जो आधारभूत ढांचा है उसमें बदलाव की बड़ी आवश्यकता है। इनका एक अलग विभाग बनाइए, इनका एक अलग मुखिया बनाइए, इनके जो डायरेक्टर ऑफ जर्नल हो, जो अध्यक्ष का आप कह सकते हैं, वो अलग हो। और इसमें हो सके तो आप एक दो ऐसे लोगों को भी रखें, ऐसे लोगों को समय समय पर आपको एडवाइस कर सके कि आपको किस प्रकार से काम करना है। क्योंकि आवश्यकता है, आने वाले समय में हमारे यहाँ दिन पर दिन आबादी बढ़ती जा रही है और ये घटनाएं और बढ़ेंगी, जिससे जान माल का नुकसान ना हो। हमें इस ढांचे को और मजबूत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। कुंवर जपेंद्र जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, यहाँ पर कई बार अग्निकांड इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि रेसिडेंशियल इलाकों में आप कॉमर्शियल फैक्ट्रीज खोल देते हैं, कॉमर्शियल एरियाज खोल देते हैं। अगर वहाँ पर कोई घटना होती है तो फिर जो डोमेस्टिक सेटलमेंट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से उन पर फर्क पड़ता है। और ऐसे में एनओसी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फायर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस में है या नहीं? हमारे प्रदेश में अभी तक कितने ऐसे चेक्स हुए हैं प्रशासन की तरफ से जहां पर फायर सेफ्टी की बात को ध्यान में रखा गया हो या उसको लेकर छापा पड़ा हो और इस तरह से कार्रवाई की गई हो? देखिए, प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री एरियाज बने और इंडस्ट्री के लिए अगर आप कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगा रहे हैं तो उसके लिए जो नोटिफाइड इंडस्ट्री एरिया है वहीं जाना पड़ता है और लोग वहां जाते भी।
अब अगर गाहे बगाहे कोई बिना इंडस्ट्री एरिया के कहीं काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी शिकायत भी होती है, वहां जांच भी होती है, फायर सेफ्टी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, तो उसके ऊपर तो विभाग पूरी तरह से काम करते हैं और अग्निशमन विभाग की भी चेकिंग चलती है और अपने स्तर से अन्य विभाग भी ये काम करते रहते हैं। अब क्योंकि हमारे शहरों का आबादी क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है, ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है, तो ये निश्चित तौर से सरकार ने महसूस करा कि एक एक सेंटर जो अपने पहले जिला स्तर का अग्निशमन केंद्र था उनसे काम नहीं चल रहे हैं। बढ़ते हमारे जिला देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर के इलाके हो गए, ये महानगरों का रूप लेते जा रहे हैं। इनके साथ साथ इनके उपनगर बसते चले जा रहे हैं, उपनगर के साथ साथ और रिहायशी इलाके बसते चले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार की योजना के अनुसार नगरों, महानगरों, उपनगरों और को तहसील के स्तर पे जहां आबादी के घनत्व के क्षेत्र से के हिसाब से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से, रेजिडेंशियल एरिया की बढ़ती आबादी के हिसाब से निश्चित तौर पर योजना तैयार है और भविष्य में आप देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छा चेंज आने जा रहा है, इस पे विस्तार भी हो रहा है और विभाग को चुस्त दुरुस्त और अच्छे इक्विपमेंट से लैस करने की दिशा में निश्चित तौर पर सरकार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। राजेंद्र जी, आपके पास आऊंगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। आप लोग जब भी ऐसे घटनाक्रम स्थल पर जाते हैं, कौन सी ऐसी बात होती है जो आपको चुनौती किस तरह दिखती है? अग्निकांड किस वजह से ज़्यादा होते हैं? जिस तरह से हमने जिक्र किया कि कॉमर्शियल एरियाज़ जो है डोमेस्टिक एरियाज़ में खोल दिए जाते हैं, सेटलमेंट्स वाले रेसिडेंशियल एरियाज़ में खोल दिए जाते हैं, एनओसीज कई लोगों के पास नहीं होती, फायर सेफ्टी का ध्यान लोग नहीं रखते। क्या ये सब चुनौती आपके सामने आती है कि इस वजह से अग्निकांड ज़्यादा होते हैं? निश्चित रूप से मैं यही कहूंगा कि जो भी घरों में मेन रूप से आग का कारण है वो या तो विद्युत शॉर्ट सर्किट होता है या एलपीजी से लीकेज की वजह से होता है जी। इनमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। घरों में जो है एलपीजी का जैसे जो लीकेज है उसको कैसे दूर किया जाए। कई बार जो है एलपीजी लीक होने से बहुत बड़ी घटना हो जाती है। तो ऐसे ही जो है बिजली के शॉर्ट सर्किट से आपके पास आपके घरों में जो है लोड ज्यादा है और आपका कनेक्शन कम उसका है, तो इस वजह से भी जो है आग की घटना हो जाती है। बाकी जंगलों में आबादी के आसपास जैसे झाड़ियों में जो आग लगती है वो गर्मियों में जो है बीड़ी सिगरेट और इस तरह से कई लापरवाही की वजह से लगती है। इनमें आग इनको रोकने के लिए मतलब फायर सीजन से पहले ही अपने घरों के आसपास जो झाड़ियां वगैरह हैं उनको साफ करने की आवश्यकता है। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम इसको कम कर सकते हैं। अच्छा सर, अग्निशमन की तरफ से अब लोगों को जागरूक करने के लिए क्या पहल की जा रही है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मॉक ड्रिल्स की जाती हैं, फायर सेफ्टी के बारे में लोगों को बताया जाता है, क्योंकि बड़े इक्विपमेंट ना भी हो तो घरों में एटलीस्ट एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। क्या इस तरीके की ड्राइव्स आप लोग चलाते हैं? ये हमारा जैसे 14 से 20 अप्रैल का जो फायर सप्ताह होता है, अग्निशमन सेवा सप्ताह होता है जी। इसमें तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो प्रोग्राम आता है कि प्रत्येक दिन का क्या क्या कार्यक्रम होगा, स्कूलों में होगा, फैक्ट्रियों में होगा, किसी मॉल में होगा, बड़े स्तर पे, और जो जन जागरूक लोग हैं उनके साथ वार्ता होगा, वो तो होता ही है। उसके साथ साथ भी हमारे यहाँ पे विद्यालयों में लगभग हफ्ते में 2-3 दिन का प्रोग्राम ये जागरूकता का अभियान होता ही है। उसमें हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि भाई कौन कौन से टाइप के फायर हैं, उनको कैसे उनको बुझाए जान फायर फाइटिंग करना है, फायर एक्सटिंग्विशरों को कैसे प्रयोग करना है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस आग पे आपको प्रयोग करना है। बाकायदा उसको मॉक ड्रिल आग जला करके फायर एक्सटिंग्विशर से और फायर टेंडर से आग को बुझा के दिखाया जाता है। ये मॉक ड्रिल हमारा जागरूकता का अभियान जो है फैक्ट्रियों में, स्कूलों में और ये मॉलों में, इनमें लगातार हम लोग करते रहते हैं। बिल्कुल, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी कि पिछले 22 सालों में इस प्रदेश में कितनी वनाग्नि की घटनाएं और अग्निकांड हुए हैं, उसमें कितना राजस्व का नुकसान हुआ है, सभी जानकारियां दी गई हैं, लेकिन कहां पर एहतियात बरतने की जरूरत है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आरटीआई के तहत मांगी गई एक जानकारी, जिसमें ये कहा गया है कि पिछले 22 सालों में कितनी घटनाएं जो है अग्निकांड की इस प्रदेश में हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है। नुकसान के अगर आंकड़े आपको बताएं तो 545 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर नुकसान हुआ है इन अग्निकांड में। हमारे साथ सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ यूकेडी प्रवक्ता राजेंद्र पंत जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। तो संपर्क यहाँ पर टूट गया। फिलहाल मैं आपके पास आऊंगी कुंवर जपिंदर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। लगातार ये बात हो रही है कि मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। जहां पर पुलिस विभाग की बात आती है तो हम पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए नई चौकियों का उद्घाटन करते हैं, नई तकनीक से उन्हें लैस करते हैं, नई भर्तियां करते हैं, लेकिन अग्निशमन को कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ, जैसे जैसे प्रदेश में जनसंख्या का दबाव बढ़ा है, शहरों का विस्तार हुआ है और जो हमारे छोटे रेजिडेंशियल एरिया थे उनका आकार बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली स्टाफ बढ़ाने, अच्छे इक्विपमेंट और बढ़ाने, गाड़ियों की व्यवस्था, वाहनों की व्यवस्था और नए जो अग्निशमन केंद्र हैं उनकी व्यवस्था, ये जरूरत महसूस हुई तो उसके ऊपर अब सरकार काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है, लेकिन अब जरा उसे और बड़े स्तर पर करने की सरकार को आवश्यकता महसूस हो रही है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, तो सरकार उसे आगे कर रही है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने देखा है बहुत संकरी गलियों में, क्योंकि बहुत कंजस्टेड एरियाज होते हैं, बहुत क्लोज सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर घटनाएं अगर आग लगने की होती हैं तो फिर वो एक के बाद एक घरों में फैलती चली जाती है, एस्टैब्लिशमेंट में फैलती चली जाती हैं। उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है सर आप लोगों के पास? देखिए, अब मान लीजिए जहां बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड एरिया हैं, वो तो सब पुराने बसे हुए हैं, 50, 60, 70, 80 साल पुराने ऐसे इलाके हैं, तो वहां तो डेफिनेटली जो मैन पावर का यूज है वो ज्यादा बढ़ जाता है। या जहां तक गाड़ियां वहां अंदर एंटर हो सकें उसके लिए हमारे अग्निशमन विभाग के पास बड़ी गाड़ियां भी होती हैं, छोटी गाड़ियां भी होती हैं, और उसमें पाइपलाइंस के प्रेशर को पूरा यूज करने की दिशा में कुछ टेक्निकल चीजें हैं और उनका भरपूर जो है विभाग इस्तेमाल करता है। और जो नए रहायशी एरिया हैं तो डेफिनेटली वहां इन सब चीजों का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। जो हमारी अथॉरिटीज हैं वो इसका ध्यान रखती हैं कि कितनी सड़कें चौड़ी होनी चाहिए जहाँ की अग्निशमन वाहन हमारे आसानी से जा सकें, और किस तरह सेटबैक होने चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई वहां पे ऐसी अड़चन ना आए कि ऐसी दुर्घटना की स्थिति में ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम आए। और ये सब थोड़ी सी अगर जो प्रॉब्लम वाली बात है तो उन पुराने रहायशी इलाकों में ही है जो अब बरसों पुराने 60, 70, 80 साल पुराने बसे हुए हैं। उन इलाकों को वहां से हटा के नए स्तर से बसाना तो संभव नहीं है, उन्हें वहां के अनुरूप उसकी व्यवस्था की जाती है और वहां ये ध्यान दिया जाता है कि इन रहायशी इलाकों में लोग जागरूक रहें, वो अपने गैस सिलेंडर्स को या बाकी चीजों को उसमें एयर वेंटिलेशन का ध्यान रखें कि ताकि दुर्घटनाओं को जितना ज्यादा टाला जा सके। उसमें जनता की जागरूकता की भी आवश्यकता है और विभाग तो किसी भी घटना की स्थिति में पूरी तरह से तत्परता से कार्य करता ही। बिल्कुल। हम राजेंद्र सिंह जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि विकास नगर में बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था, अग्निकांड वहां पर हुआ था जिसमें कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। उसमें सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा था कि जो अग्निशमन की गाड़ी है उसमें पानी उतना नहीं था कि समय पर वो खत्म हो गया, उसके बाद आपके पास कोई बैकअप भी नहीं था, जिसकी वजह से ज्यादा टाइम लग गया और एक घटना और ज्यादा बड़ी हो गई, लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जी, उसमें यही है कि वहाँ पे मात्र एक फायर टेंडर था और जैसे ही घटनास्थल पे फायर टेंडर ने आग बुझाना प्रारंभ किया तो लोगों ने खुद ही उसको ऑपरेट करना शुरू कर दिया। जो फायर डिपार्टमेंट का एक तरीका होता है फायर फाइटिंग का, वो उन्होंने उसको करने नहीं दिया और दोनों डिलीवरी पाइप खोल करके और पूरे प्रेशर से पानी चलाया, तो जिससे पानी बहुत जल्दी खत्म हो गया। उसका तो बाकायदा हमारे डीआईजी मैडम ने उसका एक जांच भी करी। उसमें उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि भाई आखिर जो है गाड़ी से एक बार में पानी कितने जल्दी खत्म हो जाता है, निकल जाता है जी। तो वो मैक्सिमम 2 मिनट में उन्होंने जब टेस्ट किया तो 2 मिनट में ही पानी खत्म हो गया था। तो थोड़ा सा ये था कि बैकअप में दूसरी गाड़ी नहीं थी और वहाँ पे पंप भी नहीं था, तो
अभी हमने तुरंत तत्काल उसी के दूसरे दिन जो है डीआईजी मैडम के आदेश के अनुसार जी एक फायर टेंडर और एक पंप तोहाचो पंप मिनी फायर टेंडर के साथ तोहाचो पंप वहाँ पे डिप्यूट कर दिया। 2 फायर टेंडर हो गए वहाँ पे अब, और बैकअप के लिए अब पर्याप्त वहाँ पे मैन पावर भी बढ़ा दिया गया है। ये थोड़ी सी वहाँ पे रहेगी मतलब इस तरह की घटना के लिए हम लोग वो पंप वहाँ पे नहीं था हमारा। जी राजेंद्र जी, आपने कहा कि बैकअप कोई नहीं था। ऐसी घटनाओं में जहां पर लोकेशन काफी दूर होते हैं, रिमोट एरिया में, वहां पर अगर इस तरीके की घटना सामने आती है तो क्या अब आपका एक एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है जहां पर आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, क्या अब उसको लेकर एक बैकअप भी आप लोग लेकर जाते हैं या तैयारी करते हैं पहले से कि हम एक बैकअप लेकर चले अपने साथ? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने जो है जल संस्थान को भी पत्राचार भी किया है। मेन जो जहाँ पे जो शहर हैं उनमें जो है फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था के लिए हमने लिखा हुआ है। जैसे हमारे विकास नगर हो गया, ऋषिकेश हो गया, देहरादून, मसूरी, सभी स्टेशनों में उसके लिए क्या कहते हैं फायर हाइड्रेंट के लिए उनको लिखा है कि भाई इसमें जो है फायर हाइड्रेंट हो, जिससे कि पानी खत्म होने पे जो है तुरंत फायर हाइड्रेंट से गाड़ी में पानी भरा जा सके जी। इसके लिए लिखा है। और उसके अतिरिक्त भी डीआईजी मैडम ने ये निर्देश किया है कि शहरों में कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, अगर कोई अंडरग्राउंड टैंक है, पानी का स्टोरेज टैंक है, तो उसको देखा जाए, अन्यथा जो है 5-5 हजार के कम से कम सिंटेक्स के टैंक, 500 या हजार के सिंटेक्स के टैंक रखे जाएं। वो हमने अभी जो है शुरू कर दिया है। इसमें कुछ जगहों पे रख दिया गया है और हाइड्रेंटों की चेकिंग जो है जल संस्थान के साथ लगातार मतलब कई बार हो चुका है। और उन्होंने देहरादून में भी उन्होंने 30-32 जगह ऐसे चिन्हित किए हैं, बताया है, ज्वाइंट इंस्पेक्शन में दिखाया गया है कि जिससे हम लोग अपनी गाड़ी में पानी भर सकें तुरंत। तो ये हमने अभी इसमें काफी मतलब इसको कर दिया है। बिल्कुल। कुंवर जपेंद्र जी, यहाँ पर जो आरटीआई में खुलासा हुआ है उसमें जो साल दर साल जो घटनाएं सामने आई उसका ब्यौरा दिया गया है, और अगर हम 2018 से 22 के बीच में बात करें तो कुछ फ्रॉड केसेस भी आए हैं, यानी कि घटना जो है गलत घटना की सूचना दी गई थी फायर डिपार्टमेंट को और वहां पहुंचने पर पता लगा कि आगे कोई घटना ही नहीं हुई। तो ऐसी बहुत सारी केसेस होते हैं जब आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसको भी क्या चिन्हित करने का तरीका आप लोगों ने निकाला है कि कौन सी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि ऐसे में जो है आपके पास कम रिसोर्सेज हैं, अगर वो वहां डिप्यूट हो जाते हैं तो फिर बाकी जगह कौन देखेगा? अमूमन देखेंगे कि ये सिर्फ फायर सर्विस के साथ ही नहीं, वैसे भी घटनाओं को लेकर या दूसरी अलगाववादी आतंकवादी घटनाओं को लेकर कई बार फॉल्स सूचनाएं जारी की जाती हैं। इसी तरह फायर्स को लेकर तो पुलिस विभाग उन जहां से फोन आए हुए होते हैं उन नंबरों की और उन नंबरों के माध्यम से कौन इसमें इन्वॉल्व था, तो उसकी पूरी एक विभागीय जांच होती है। उसे थोड़ा गुप्त रखा जाता है, लेकिन पूरी तरह से जानकारी लेने के पूरी तरह से प्रयास किए जाते हैं कि कौन शरारती तत्व है और ये शरारती तत्व भविष्य में इस तरह का काम ना करें और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि ये मैसेज जाए और लोग इस तरह की शरारत से बचें। चमोली जी, जब हम घर बनाते हैं क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि आप लोगों की सरकारें भी रही हैं, उस टाइम पर भी घटनाएं ऐसी हुई हैं, क्या पैरामीटर्स आप लोगों ने रखे थे कि जब आप घर बनाते हैं इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना ही रखना है, उसके बिना नक्शे पास नहीं हो सकते, उसके बिना हम माफ़ कीजिएगा आपको एनओसी नहीं दे सकते? दिव्यदर्शनी, ये बहुत अच्छा विषय आपने इस पूरे प्रोग्राम में छुआ है। अब हम जब भी घर का नक्शा बनाते हैं, नक्शा एमडीडीए से देहरादून में महानगर में पास कराने का काम करते हैं, वहाँ फायर संबंधी निजी आवास के लिए कोई भी एनओसी का या किसी भी फायर संबंधी इक्विपमेंट का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सरासर गलत है। सरकार को या हमारे फायर विभाग को तत्काल प्रभाव से अगर आप महानगर में अपना घर बना रहे हैं तो कम से कम एक फायर का सिलेंडर आप प्रतिवर्ष वहां घर पे रखने का काम करें। इसकी अनिवार्यता अगर सरकार कर दे दिव्यदर्शनी, क्योंकि नक्शा पास कराने की भी अनिवार्यता होती है, आप बिना नक्शा पास कराए हुए आप अपने आवास का निर्माण नहीं कर सकते, तो इसकी अनिवार्यता भी रखी जाए कि जो भी व्यक्ति नक्शा पास कराए उस व्यक्ति को एक फायर का सिलेंडर रखने की आवश्यकता और समय समय पर जब वो बदला रिफिलिंग किया जाता है उसको करने की आवश्यकता है। पहली बात। दूसरी बात, जो भी जानमाल का नुकसान होता है वो हमेशा कॉमर्शियल बिल्डिंगों में
दिव्यदर्शिनी होता है। आपने देखा होगा आग गोदामों में लगती है, रिहायशी इलाकों में भी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाजार में इस चीज़ का नुकसान होता है, वहीं जान माल का नुकसान होता है। सरकार को और मानक सख्त करने चाहिए, जिससे, क्योंकि जब भी हम कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं, अगर शहर में कोई बड़ा होटल बन रहा है तो उसकी एक एनओसी फायर से भी लेनी आवश्यक होती है। तो उस एनओसी, फायर की जो एनओसी, उसमें और सख्ताई बरतने की हम लोगों को आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है, साथ ही साथ जो फायर विभाग है, क्योंकि ये अति आवश्यक सेवा है जी। इस विभाग को हम लोगों को इनके कर्मचारियों को, पूरे विभाग को और इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराने चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना ना हो कि स्वयं हमारे जो जिले के प्रभारी हैं बता रहे हैं, खाती जी, कि वहां ऐसा होता है कि अग्निशमन बुझाने के लिए एक गाड़ी जाती है, दूसरी गाड़ी, अग्निशमन की दूसरी गाड़ी अवेलेबल नहीं होती, जिससे घटना विकराल रूप ले लेती है। तो दिव्यदर्शिनी आज के समय में ये बात तो सही में दुर्भाग्यपूर्ण है, या हमारे पास पंप नहीं था। तो इस बात की आवश्यकता है, क्योंकि आप कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि वो बेचारे अपनी जान पे खेलकर आग बुझाने का काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इक्विपमेंट दिलवाइए, क्योंकि अगर सिर्फ इसलिए लोगों की जान जा रही है कि हमारे पे बैकअप नहीं था, तो दिव्यदर्शिनी सही में ये आज के समय में ये बात करनी ठीक नहीं होगी, और अति आवश्यक ये चीजें हैं, इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और निश्चितताई जो ये हमारे फायर के लोग हैं, ये अपनी जान पे खेल के लोगों की सुरक्षा करते हैं, उनकी जान बचाने का काम करते हैं। हम लोग इनके लिए, इस चीज के लिए इनके हमेशा आभारी रहेंगे कि जितनी इज्जत हम लोग सेना पे खड़े जवान की करते हैं, उतनी इज्जत हमें फायर के साथियों की भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देवदूत बनकर हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आते हैं। बिल्कुल। कुंवर जपेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब शुरुआत की थी चमोली जी ने। आपका जो ये सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा गंभीरता का रूप ले चुका है। हमारे साथ हमारे जिले के फायर ऑफिसर्स भी हैं, तो इससे एक चीज तो निकलकर सामने आ गई कि देखिए, अब थोड़ा सा हमें कुछ ना टेक्निकल बदलाव करने की आवश्यकता है। और एक तथ्य देखिए, अब पश्चिमी देशों में क्या होता है, जो विकसित राष्ट्र है जिन्हें हम कहते हैं, उन विकसित राष्ट्र में इसी घटनाओं से बचने के लिए फायर का एक जिसे हम कहते हैं फूल प्रूफ प्लान, उसमें आम आदमी और आम परिवारों को कैसे जोड़ा जाता है। जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, उन रेजिडेंशियल एरिया में घर के सामने टैंक होता है वो अंदर होता है बाउंड्री के, लेकिन फ्रंट की तरफ वो टैंक होता है, और फ्रंट की तरफ ही उनके बड़े पंप की जगह होती है, ताकि इमरजेंसी में, और ये वहां अनिवार्य होता है सभी घरों के। और वो टेक्निकल रूप से जो रेजिडेंशियल एरिया का टैंक है, उसकी क्वांटिटी और कमर्शियल उससे जस्ट डबल होती है। और लेकिन वहां ये अनिवार्यता होती है कि पानी का जो आपका स्टॉकेज है, टैंक है, वो बिल्कुल फ्रंट में होगा आपकी बिल्डिंग के, ताकि अगर कहीं इस तरह की घटना हो जाए और उस पड़ोस में कहीं पे भी और पानी की कमी टैंक को या वाहन को महसूस होती हो, तो वो इमीडिएट उस टैंक से उसे रिफिट करके और या वहीं से अपने प्रेशर पंप यूज करके उस पे काबू पाए। तो निश्चित तौर पर आज की इस डिबेट में ये तथ्य अच्छा निकलकर सामने आया कि हमें उसमें जो मानचित्र स्वीकृत करने वाली अथॉरिटीज हैं, उसमें हम ये एक नॉर्म्स जोड़ सकते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में भी और कमर्शियल एरिया में भी जस्ट उससे डबल क्वांटिटी का जितना उसका परिसर बनाया जा रहा है, कि वो टैंक और उसके पंप की व्यवस्था का फ्रंट में कहीं हो, ताकि किसी भी तरह से ना तो पानी की कमी हो, इससे हमारे फायर डिपार्टमेंट के लोगों के ऑपरेशन भी स्मूथ होंगे, और वो बहुत तरह की परेशानियों से वो भी बचेंगे, जनता भी बचेगी, और घटनाओं पर त्वरित रोक भी लगाई जा सकती है। अब बाकी इसके ऊपर आप इस सुझाव के ऊपर आप हमारे जिले के फायर ऑफिसर बेहतर बता सकते हैं कि अगर इस तरह की अथॉरिटीज को व्यवस्था में लाया जाए तो क्या इनके लिए चीजें सहायक होंगी। बिल्कुल, उनसे मैं सवाल पूछूंगी। राजेंद्र पंत जी हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप काफ़ी लेट डिबेट में जुड़े हैं, तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपका वक्तव्य जानने के लिए पहले कि आखिर आपको क्या लगता है जो अग्निकांड यहाँ पर हुए हैं, उनकी मेन वजह क्या है? कमी कहाँ पर देखते हैं आप प्रदेश में अग्निकांड में हुए नुकसान से? माफी चाहूंगा, मेरा एक्चुअल में मैं कहीं ऑन द वे था, तो यहाँ पे मेरा नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। मैं लेट नहीं जुड़ा था, जुड़ पहले गया था, लेकिन नेटवर्क के चक्कर में नहीं बात कर पाया जी। मैं SNN के सभी दर्शकों को अपना नमस्कार करता हूँ, और आए हुए अतिथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन करता हूँ। आपने मेरे से एक शब्द पूछा है, अगर मैं अग्नि की बात अगर पहाड़ों से करूं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और अगर मैं अग्निशमन की बात अगर मेरे से आप पूछते हैं तो
सबसे पहले मैं शहर और अस्थायी राजधानी देहरादून से लेकर के इस चीज को चलता हूँ। तो अग्निशमन एक ऐसा विभाग है कि वो विभाग तो है, लेकिन वो उसके पास कोई पावर नहीं है। सिर्फ उसके पास एक पावर होती है कि जब बिल्डिंग कोई बन रही हो तो एनओसी नहीं देते, और उस एनओसी में इतना बड़ा झोलझाल होता है, उस एनओसी में इतना बड़ा घपला होता है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है कि यहाँ पे अग्निशमन के अधिकारी भी बैठे हैं और उनको सबको पता भी है, और आज आपके लोग भी सुनेंगे कि अग्निशमन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार शायद ही कभी कुछ सुना होगा। उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स बने हैं, होटल्स बने हैं, अगर आज हम आरटीआई के माध्यम से एक भी होटल या एक भी कॉम्प्लेक्स की अगर हम यथास्थिति जानना चाहेंगे तो अग्निशमन के कोई भी नॉर्म्स उस पे पूरे नहीं होते हैं। लेकिन वो विभाग ऐसा बना दिया गया है कि उसको टाल मटोल करके बस सरकारों का तो भ्रष्टाचार पे ही ध्यान है ना, जो कमाई करने का साधन है। जैसे प्राधिकरण में सरकार का बहुत ध्यान होता है क्योंकि वहां से कमाई आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अग्निशमन से बहुत कमाई नहीं आती है। नहीं तो अभी मैं इसमें सुन रहा था, हमारे वरिष्ठ बोल रहे हैं कि विकसित देशों की तरफ जा रहे हैं, विकासशील देशों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की और यहाँ की चीजों में वहाँ पे अगर आग लगती भी है तो उस पर काबू भी बहुत जल्दी पाया जाता है। हमारे पहाड़ों में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि चीड़ के जंगल, अगर चीड़ के जंगलों से सबसे ज्यादा आग जो लगती है तो चीड़ के जंगलों से लगती है। उसमें हर साल क्या होता है, उसके जो पत्ते गिर जाते हैं, पत्ते सूखने के बाद वो कहीं न कहीं से आग लगना संभव हो ही जाता है। इतना पॉसिबल नहीं है कि हम कहीं भी जो माचिस जो गिरती है, यो जैसे कोई हमारे स्मोकिंग के कुछ लोग होते हैं कि वो जो कहीं पे भी कुछ होता है पहाड़ों में, अपनी चीजें जो पूरी व्यवस्थाएं पुरानी चल रही हैं उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उस चीड़ के जंगल को अगर हम थोड़ा बहुत अपने जो हमारी सड़कें हैं, हमारे रास्ते हैं या कुछ ऐसे जंगलों को खत्म करें, उसकी जगह हम बांस के जंगल, देवदार के जंगल या अन्य जो हमारे छायादार वृक्ष और हमारे जो फलदार वृक्ष होते हैं उनका विकास शुरू कर दें तो इस अग्नि को हम उत्तराखंड प्रदेश में तो बहुत जगह काबू पा सकते हैं। जी राजेंद्र खादी जी के पास जाऊंगी मैं, राजेश जी, और उनसे जो आपने सवाल उठाया है काफी संवेदनशील ये मुद्दा है। अगर आप देहरादून की बात कर रहे हैं क्योंकि राजधानी है और आप कहते हैं कि बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, एनओसीज में घपला है, तो राजेंद्र जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या आप अग्निशमन विभाग की पैरामीटर्स क्या हैं, आप कैसे सेट करते हैं कि आप एनओसी किन मायनों में, किन मानचित्रों पर आप देंगे कि आपने ये पॉइंट्स फुलफिल करे तभी आपको एनओसी मिलेगी? जी, हमारे यहाँ पे जो एनओसी की प्रक्रिया है, ऑनलाइन एनओसी प्रक्रिया है, ये 2016 से शुरू हुआ है जी। इसमें हमारे पास जो है 3 टाइप के एनओसी हम लोग ऑनलाइन देते हैं। सबसे पहले जो कोई भी बिल्डिंग बनता है तो उसका एक मैप तैयार होता है। वो मैप जो है एमडीडीए से पास होके एमडीडीए से आता है कि भाई ये नक्शा इन्होंने जो है नक्शा पास करने के लिए अप्लाई किया है। फिर उसके बाद जो है एमडीडीए हमसे पूछता है भाई ये नक्शा है क्या इसमें आपके फायर के दृष्टिकोण से सही है, नहीं है, आप अपनी आंखें दें। तो हमारा जो है ऑनलाइन जब मेरे पास वो आता है उसके बाद मैं अपने संबंधित एफएसओ को ऑनलाइन ही असाइन कर देता हूँ और वो उसको जो है उस आधार पे साइट विजिट करके नक्शा देख करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है मेरे पास। फिर मेरे यहाँ से वो एनओसी जारी होता है। वो एनओसी फिर जो है एमडीडीए को देते हैं वो, और एमडीडीए उस नक्शे को हमारी रिपोर्ट के आधार पे नक्शा पास करता है। जहाँ नक्शा पास हो जाता है फिर उसके बाद जो है प्री ऑपरेशनल, जब वो बिल्डिंग बन जाता है उसमें फायर अरेंजमेंट क्या क्या है वो फायर अरेंजमेंट चेक करने के लिए प्री ऑपरेशनल में अप्लाई करता है वो, और प्री ऑपरेशनल में अप्लाई करके एमडीडीए का जो अप्रूव्ड मैप है वो अप्लाई करता है, वो अपलोड करता है, और वही प्रक्रिया फिर से होती है कि भाई मेरे पास आता है, मेरे द्वारा फिर जो है ऑनलाइन ही हमारे एफएसओ को असाइन हो जाता है। एफएसओ फिर से साइट विजिट करता है कि भाई जो नक्शा अप्रूव था उसके आधार, उसी आधार पे जो है ये कंस्ट्रक्शन हो रखा है, नहीं हो रखा है, या जो फायर अरेंजमेंट है वो सब सही है नहीं है, वो अपनी रिपोर्ट फिर जो है उसी आधार पे जो है मुझे फॉरवर्ड करता है और मेरे यहाँ से एनओसी जारी होता है। इसका एक टाइम बॉन्ड होता है कि जैसे प्री एस्टेब्लिशमेंट का 15 दिन का है और प्री ऑपरेशनल का 30 दिन का है। ये एनओसी ऐसा होता है। यदि उसमें कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, यदि आपका सब ठीक ठाक है, नक्शा ठीक है, सब चीज ठीक है, तो उसमें जो है वो अप्रूव हो जाता है। यदि उसमें कोई कमी है तो उसमें जो है वो रिवर्ट किया जाता है, एक कमेंट नीचे डाल दिया जाता है कि भाई इस कारण से ये रिवर्ट किया गया है। और आम लोगों का ये रहता है कि भाई इन्होंने रिवर्ट कर दिया, क्यों किया, पता नहीं क्या घपला है।
ये इन लोगों को मतलब इन लोगों की ये शिकायत रहती है। उसके अतिरिक्त भी कोई जैसे कोई मॉल है, कोई बड़ा वो है, तो उसमें अगर कहीं पे कोई किसी को डाउट होता है कि भाई इसमें फायर अरेंजमेंट ही ठीक नहीं है, तो वो जो है मेल के द्वारा हमें या हार्ड कॉपी से एक लिखित में शिकायत देते हैं, हम उसकी जांच कराते हैं और उसके आधार पे उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। वहां जाकर के हमारा एफएसओ साइट विजिट करके उसको एक निर्देश देता है कि भाई आपके यहाँ ये कमियां हैं, आप इतने दिन के अंदर ये कमी पूरी कर दें, और वो उसकी कमी को पूरा करता है तो फिर साइट दोबारा से उसका साइट विजिट होता है। ये प्रक्रिया है। तो मतलब हमारे यहाँ जो ऑनलाइन प्रक्रिया है एनओसी का, वो 2016 से शुरू हुआ है। पहले तो जैसे ऑफलाइन था तो उसमें तो कई दिन तक, कितने भी दिन तक आप रोक के रखो, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इसमें टाइम बाउंड है, 15 दिन या 30 दिन के अंतर्गत आपको कुछ ना कुछ करना ही है। या तो रिवर्ट करना पड़ेगा अगर कोई कमी है, अगर कमी नहीं है तो अप्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और राजेंद्र पंत जी आपसे शुरू करूंगी। सजेशन के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या बेहतरी और हो सकती है फायर डिपार्टमेंट में, ताकि अग्निकांड कम से कम हो इस प्रदेश में और कम से कम नुकसान हो? कि फायर डिपार्टमेंट एक ऐसा है कि वो ऐसा हो जाता है कि वो सब मतलब वो भौंक तो सकता है, काट नहीं सकता है। मतलब सरकार ने उसको ऐसा बना दिया है, अगर फायर डिपार्टमेंट को पूरी पावर दी जाए, सरकार ने खाली फायर डिपार्टमेंट को एनओसी, मैं कह तो रहा हूँ ना कि ये कमाई तो ढूंढते हैं। फायर डिपार्टमेंट का इतना रिस्की काम होता है, ऐसे ऐसे हमारे प्रदेश में और हमारे स्थायी राजधानी देहरादून में मैंने कई बार ऐसे अवसर देखे हैं जहाँ पे फायर अपने को झोंक करके काम बचा करके लोगों को लाई है, लेकिन सरकार ने उनको पावर नहीं दे रखी है। अगर सरकार उनको पावर दे दे, कल से ही ये कॉम्प्लेक्स, होटल्स, जितने भी बड़ी बिल्डिंगे हैं, अब ये यहाँ से सुधरना शुरू हो जाएंगी। ये यहाँ से सोचेंगी तो चीजें आगे बढ़ के अपने आप अच्छी हो जाएंगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा सरकार को फिर से सिर्फ कमाई की तरफ ध्यान ना दे करके जो विभाग काम करने योग्य हैं उनको पावर दे करके उनके द्वारा काम कराया जाए। मैंने अभी सर के पूरा स्टेटमेंट सुनने के बाद मेरे को ये लगता है कि एमडीडी ही सब कुछ है। मैंने पहले कहा ना कि सरकार का प्राधिकरण में सिर्फ ध्यान होता है। क्यों? कि सरकार का जो वहाँ पे आदमी बैठा होगा वो हर महीने वहाँ पैसे सही पहुंचाएगा और सरकार बढ़िया चलेगी। ठीक है। और नहीं तो फिर अब कभी साक्षी के साथ आना होगा तो फिर आप बताएंगे तो हम साक्षी के साथ आपके पास प्रस्तुत रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चमोली जी, फाइनल कमेंट सर, आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होने चाहिए? दिव्यदर्शिनी, फायर जो विभाग है सही में वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए महत्वपूर्ण विभाग है। तो इस विभाग को और मजबूत और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और इनका एक विभाग का, क्योंकि हमारी जो पुलिस की व्यवस्था चल रही है, हम उत्तर प्रदेश से उस व्यवस्था को लेके चल रहे हैं, पुलिस एक्ट है जो हमारा, उस व्यवस्था को अलग करके, क्योंकि हमारी भौगोलिक दृष्टि अलग है, उस व्यवस्था के हिसाब से हमको फायर के पूरे विभाग को अलग करने की आवश्यकता है। क्योंकि फायर का भी डीजीपी महोदय एक हैं, पीएससी के भी डीजीपी महोदय एक हैं, और पुलिस के भी डीजीपी महोदय एक हैं, और एसटीएफ के भी, इन सब के डीजीपी महोदय एक हैं। हमें आवश्यकता ये है कि फायर के लोगों को और अधिकार दिए जाए और कानून फायर का सख्त बनाया जाए, इसमें जुर्माना करने की जो पावर है और बढ़ाई जाए, और निश्चित ही भविष्य में ऐसे घटनाएं ना हो, इसके लिए मजबूत तरीके से जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाए। और घटनाओं पे लगाम ऐसे ही लग सकती है कि जब इस विभाग को हम सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करने का काम करेंगे, तब हमारे यहाँ जो अप्रिय घटनाएं दिव्यदर्शिनी वो घटनी कम हो। बिल्कुल। राजेंद्र सिंह खाती जी, आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। आपको क्या उम्मीद है सरकार से अब आगे मदद की और बेहतरी की? खाती जी, आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि सरकार ने अभी हमारे जो मैंने आपको बताया कि जो फायर स्टेशनों का स्ट्रक्चर के आधार पे एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें तहसील स्तर पे भी फायर स्टेशन होंगे और जिला मुख्यालय स्तर पे भी होंगे और राजधानी स्तर पे और इंडस्ट्रियल स्तर पे, ये अलग अलग कैटेगरी 7 कैटेगरियों में बांटा है। तो उससे निश्चित रूप से हमारे आने वाले समय में जो है फायर स्टेशन बढ़ेंगे, उन पे फिर उसी के आधार पे मैन पावर भी बढ़ेंगे और मैन पावर के साथ साथ इक्विपमेंट भी बढ़ेंगे और हम लोग और उससे आगे और बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। यही कुंवर जपेंद्र जी, अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपने सुझाव सबके सुन लिए, आपने कहा कि सुझावों पे काम किया जाएगा, किस तरीके से और बेहतरी फायर डिपार्टमेंट की होगी? उत्तराखंड के फायर डिपार्टमेंट की कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए सरकार निर्णय ले चुकी है।
तो जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो स्टेशन बढ़ने हैं, इक्विपमेंट्स हैं, गाड़ियां हैं, स्टाफ हैं और आधिकारिक स्तर पर भी समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ड्रिल्स और बाकी चीजों के माध्यम से ये कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है। अब हमारा प्रदेश नगरों और महानगरों में तब्दील हो रहा है उत्तराखंड निर्माण के 23 वर्षों के बाद, तो उसमें नई नई आवश्यकताएं और नई नई तकनीक की भी आवश्यकता महसूस हुई है। तो सरकार ने उस सभी दिशाओं में कदम बढ़ाए हैं और भविष्य में जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है वो एक नए सुसज्जित रूप में प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए नजर आएगा और उसमें टेक्निकल रूप से और जो उसमें छोटी छोटी बाधाएं हैं उन्हें दूर करने की दिशा में एक्सपर्ट्स की भी जहां जहां राय ली जानी है उनका उपयोग किया जाना है, उस पे भी सरकार समय समय पर ये कार्य करती है। विभाग को एक्सपर्ट्स के साथ भी जोड़कर टेक्निक के ऊपर और भविष्य की जरूरतों के ऊपर दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में तेजी से काम हो और तेजी से उस समय ऑपरेशन कामयाब हो और किसी भी तरह की जान माल की हानि ना हो, उस दिशा में प्रयास किए जाते हैं और हमें उम्मीद है कि इसके भविष्य में बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने एक वक्तव्य रखा है, ये आरटीआई के वो आंकड़े थे जो हमने आपको बताए थे, लेकिन ये वाकई सोचनीय विषय है कि लगातार जो अग्निकांड की घटनाएं प्रदेश में बढ़ रही हैं, उससे जो नुकसान राजस्व का हो रहा है, जान माल का हो रहा है, उससे कैसे बचा जा सकता है और क्या बेहतरी करने की जरूरत है। यहाँ पर खासतौर पर अग्निशमन विभाग को लेकर काफी सारे सुझाव आए हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि इन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा और कम से कम नुकसान अग्निकांडों में होगा और अग्निकांडों को रोका जा सकेगा। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का।